अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम स्टडी करेंगे, पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम उसको। और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले जिन स्टूडेंट ने फ़र्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, फर्स्टली वो जाकर फ़र्स्ट लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद में सेकेंड लेक्चर को सुने और सॉल्व करें जो जो कुछ मैं उनको बताऊँगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स आई हैं हमारे पास, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी क्लास से रिलेटेड अपलोड करूं तो उनको फौरी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। सबसे पहले हम इसको जनरल स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, उसके बाद इसको वेक्टर नोटेशन के तौर पे पढ़ेंगे। The vector whose initial point is the origin O and whose terminal point is P is called the position vector of the point P and is written as OP vector. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऐसे तमाम वेक्टर्स, ये आर्बिट्ररी हमारे पास एग्जांपल है कि इस तरह के जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर और टर्मिनल पॉइंट जो है वो हमारे पास किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पी पर होगा, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा। अब इन जनरल नोटेशन में वेक्टर नोटेशन हम इसकी किस तरह से पढ़ेंगे। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रिलेटिव टू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से ही मुंसलिक हों। ये नीचे हमारे पास इसकी फिगर भी गिवन है, फिगर भी आप देख लें यहाँ पे। यानी ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये देखें ये पॉइंट ए से जनरेट किए हुए हैं। तो ओ ए और ओ बी ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब ओ ए और ओ बी, इन दोनों से हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए बी का। तो किस डेफिनेशन से फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखें, आर डिफाइंड बाय रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी फिगर से क्लियर कर चुके हैं। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये हम जो पीछे ट्रायंगल लॉ लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, उसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप इसको मोर प्रिसाइसली पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से देखें तो आपको जल्दी और क्लियर हो जाएगा। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास ये वेक्टर आ रहा है। और देखें ज़रा, अगर ट्रायंगुलर लॉ को देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर, हेड टू टेल रूल भी आप इसको बोल सकते हो। फिजिक्स वाले तो अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये हेड टू टेल रूल है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या आएगा, ये इनका रिजल्टेंट आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा हमारे पास ओ बी वेक्टर। क्लियर? अच्छा जी, अब हम फाइंड आउट, एक्चुअल हमारा काम क्या है, हम ए से बी वाले वेक्टर की पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, ट्रायंगुलर लॉ से हमने ये फार्मूला लिया यहाँ से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये ट्रायंगुलर लॉ हमने इस्तेमाल किया। अब ओ बी का हमारे पास रिजल्ट है और ओ ए का, इन दोनों का हमारे पास रिजल्ट था, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पे। अब ए को भी दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो देखें क्या रिजल्ट बना, बी माइनस, यहाँ पे दरमियान में ना माइनस है, बी माइनस ए इज द पोजीशन वेक्टर फॉर ए बी। यानी आप इसको यूं लिख सकते हो, अगर किसी बी टू पॉइंट्स का हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको लिख के बताया है, आपने इसको भी याद रखना है, और यही फार्मूला हम अब बार बार अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे जब जब वो हमें पोजीशन वेक्टर डिमांड करेंगे। ओके जी, वेक्टर्स इन अ प्लेन। अब किसी भी वेक्टर को प्लेन पे डिनोट किस तरह से किया जाता है। प्लेन आपको अंडरस्टूड बात होगी कि प्लेन में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में। कार्टीसियन भी हम इसको बोलते हैं, कार्टीसियन सिस्टम। तो कार्टीसियन सिस्टम या कार्टीसियन प्लेन के अकॉर्डिंगली वेक्टर को कैसे हम शो करते हैं, कैसे हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है।
देखिए ज़रा ग्राफिकली हमारे पास ये ओ एक्स, ये ओ बी और हैविंग ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अभी आर्बिट्ररी एक वेक्टर यू मेरे पास पी पॉइंट तक जा रहा है। क्लियर। पी पॉइंट जो है मेरे पास ये कार्तीसियन पॉइंट होगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली होगा। और जब भी हम कोई वेक्टर यू वी बनाते हैं वो आर्बिट्ररी किसी पी पॉइंट की साइड पे होता है, तो पॉइंट की तरफ और ओरिजिन से उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स दैट पॉइंट, ये हमारे पास दोनों चीज़ें मिलकर बनती हैं एक वेक्टर। अब अगर आर्बिट्ररी हमें कोई पॉइंट दिया हो और हमें कहा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को लेकर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यही हमारे पास पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट का। एन एलिमेंट एक्स वाई, यहाँ से रीड कर रही हूँ मैं, represents a point P which is uniquely determined by its coordinate x and y। यही वो सारी डिटेल है जो मैंने आपको फिगर से एक्सप्लेन कर दी है। आप चाहें तो इस सारी डिटेल को रीड भी कर लीजिएगा। अब एडिशन की बात हो रही है हमारे पास, तो एडिशन हमारे पास टू वेक्टर्स की एडिशन सिंपल उसी तरह है जिस तरह सिंपल टू पॉइंट्स की, टू कार्टेशियन पॉइंट्स की एडिशन होती है, सेम उसी वे में। देखें यहाँ पर ये टू पॉइंट्स हैं, इन दोनों की एडिशन देखें, एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड होगा, वाई कंपोनेंट वाई में ऐड होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें, आर्बिट्ररी कोई स्केलर अगर किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, वो एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। The set of all ordered pairs of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in R2। R2 मतलब कार्टेशियन प्लेन। जहाँ पे भी R2 लिखा होगा आपने समझ जाना है कि ये कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द वेक्टर u x y आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ u, यानी जो उसमें मौजूद होंगे हमारे पास कांस्टेंट्स, वो उस वेक्टर u के कंपोनेंट्स होंगे। अगर कोई वेक्टर v होगा u की बजाय तो वो हमारे पास v के कंपोनेंट्स होंगे। द वेक्टर एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स नॉट अ पॉइंट इन द प्लेन। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि जब भी आपने वेक्टर को लिखना है ना, तो आपने इस तरह की ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, ऐसे। लेकिन जब आपने पॉइंट लिखना है ना, तब आपने ये वाली पारेंथेसिस, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1, यानी अगर एक्स वाई जो वेक्टर है जिसके कंपोनेंट एक्स वाई हैं आर्बिट्ररी, हम उसको हमेशा -1 से ही मल्टीप्लाई करवाएं, तो -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर बनेगा। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, और हमेशा जो नेगेटिव वेक्टर है वो अपने से पहले वाले वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर और एडिटिव इन्वर्स के इक्वल होगा। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस भी सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। जिस तरह हम एडिशन में करते हैं उसी वे में फार्मूला हम इनकी सब्ट्रैक्शन में करेंगे। ये देखें, एक वेक्टर है u, दूसरा वेक्टर है मेरे पास v, दोनों की एडिशन का फार्मूला यही है। u अगर किसी का नेगेटिव साइन है और वो उसके पास उससे कॉमन लिया गया है तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, और कैलकुलेट करते हुए टोटल यूँ, यानी आर्बिट्ररी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो वेक्टर है। आपने डायरेक्ट क्योंकि करना है, इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। आर्बिट्ररी हमारे पास u अवेलेबल है और v अवेलेबल है, आपने क्या करना है, उसकी इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर देनी है। x वाले पॉइंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और y वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ज़ीरो वेक्टर u प्लस नेगेटिव ऑफ u, ये डेफिनेशन है।
u प्लस नेगेटिव ऑफ u इज़ इक्वल टू दिस, यानी नेगेटिव ऑफ u में क्या मतलब है कि जो u के एलिमेंट्स हैं उनके साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए नेगेटिव u में। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं तो क्या होगा, ये रिज़ल्ट आएगा x माइनस एक्स, क्योंकि प्लस से तो अफेक्ट नहीं होता, y माइनस वाई। तो क्या देखें, जब सेम नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। और ये देखें, जब वेक्टर नोटेशन लिखनी है तो ज़ीरो के बाद नीचे छोटी सी लाइन लगानी है, या फिर आपने इस ज़ीरो वेक्टर को बोल्ड फॉर्म में मार्कर से यानी थोड़ा सा मोटा करके लिखना है, उसको पता चले ये वेक्टर है। इक्वल, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद करनी है और समझनी भी है। टू वेक्टर्स u and v of r square are said to be equal if and only if they have the same components। यहाँ तक की डेफिनेशन है। नीचे इसकी एग्जांपल है, ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ x कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड y कंपोनेंट्स आर इक्वल। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हम पीछे भी स्टडी करके आए हैं, यहाँ पे उसको एक और थोड़ी सी चेंज करके डेफिनेशन में चेंज कर दिया। चाहे आप ऊपर वाली डेफिनेशन को याद कर लें, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एनी पॉइंट इन R2 a vector u is represented by a directed line segment OP, ऊपर एरो है, whose initial point is at origin। ये सेम ऊपर वाली डेफिनेशन ही इन्होंने दोबारा रिपीट कर दी है नीचे। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर u इन R2 वी डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ और नॉर्म और लेंथ, ये तीनों नाम एक ही फार्मूला के हैं, ऑफ द वेक्टर एज ऑफ द पॉइंट p ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन o। स्टूडेंट्स आप लोग डिस्टेंस फार्मूला तो याद होगा आप लोगों को, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी क्या है, एक पॉइंट है ओरिजिन का और दूसरा पॉइंट है p। ओरिजिन में क्या होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स या पॉइंट्स, हम यहाँ पे क्योंकि पॉइंट की बात करें तो मैं ज़ीरो ज़ीरो की बात कर लेती हूँ, और p के पॉइंट्स क्या है मेरे पास x y। अगर इसी को हम वेक्टर में चेंज करेंगे तो नोटेशंस वही रहेंगी, लेकिन फिर हम इनको पारेंथेसिस की बजाय इस ब्रैकेट में लिखेंगे और इनको वेक्टर कंसीडर करेंगे, लेकिन इनका फार्मूला वही रहेगा। तो देखें ज़रा, अगर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो देखें क्या बनेगा, x माइनस ज़ीरो y माइनस ज़ीरो, तो क्या आएगा टोटल आंसर नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वही आपका डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन आपने जब वेक्टर्स को लिखना है तो आपने ये वाली ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये यूज़ करनी है। और नेक्स्ट एक और बात, मैग्नीट्यूड ऑफ या नॉर्म या लेंथ को आपने इन तीनों में से किसी एक नोटेशन में लिखना है, ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे। लेट्स सपोज v का फाइंड आउट करना है हमने नॉर्म, तो हम फिर v को ऐसे लिखेंगे, मोस्टली ये वाली सिंबल यूज़ होती है। उसके बाद ये वाली सिंबल ए बी में, अगर किसी कोई ए बी हमारे पास वेक्टर है तो उसके इर्द गिर्द ये स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, ये उसका नॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये वाली जो नोटेशन है ये वाली, ये कम यूज़ होती है। Properties of a magnitude of a vector. Let v be a vector in the plane or in space and let c be a real number। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास डायरेक्टली क्या अवेलेबल है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम नॉर्म फाइंड आउट करें या लेंथ फाइंड आउट करें, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही होगी। और अगर किसी की लेंथ इक्वल टू ज़ीरो है तो इट्स मीन वो वेक्टर खुद ज़ीरो है। क्लियर, सिर्फ नल वेक्टर जो है उसी का नॉर्म हमारे पास ज़ीरो आएगा, इसके अलावा किसी भी वेक्टर का नॉर्म हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता।
और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में नॉर्म जो है वो उनकी सेपरेट मल्टीप्लिकेशन के भी इक्वल होगा, लेकिन सी चाहे तो लेस देन ज़ीरो हो। लेस देन ज़ीरो मतलब बताएं, लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, और ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है। तो सी चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर उसका नॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होकर मल्टीप्लाई होगा। प्रूफ भी देखें ज़रा, हमारे पास बाय डेफिनेशन नॉर्म का रिजल्ट ये इसके इक्वल होता है। अब ये देखें ज़रा, आपको जनरली समझा रही हूँ मैं। हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, उन दोनों की एडिशन भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट का रिजल्ट भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर हमारे पास x भी ज़ीरो है y भी ज़ीरो है तो क्या होगा, दोनों की एडिशन क्या होगी, ज़ीरो, तब इनका रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो। इसका मतलब है अगर हम इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को कंबाइन कर देंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और सेकंड के लिए भी सेम वही फार्मूला यूज़ किया। सी एक्स सी वाई था हमारे पास, हमने इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, सी स्क्वायर रूट से कॉमन आ गया। मॉड में हो तो इसका मतलब ये है, देखिए ज़रा, स्क्वायर रूट के अंदर से सी स्क्वायर बाहर आ रहा था, इसका मतलब है कि अगर ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होगा तो सी को मॉड में लिखें कि सी को नेगेटिव कंसीडर ना किया जाए, सी एक पॉजिटिव नंबर है। Another notation for representing vectors in plane, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ये यहाँ पर आए। I and J are called unit vectors along x-axis and y-axis. I is along x-axis and J is along y-axis। और अगर हमारे पास z वाली टर्म भी आएगी तो उसके लिए हम k को अनाउंस करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर है, इसमें चेंज करना है हमने, इनको यूनिट डायरेक्शन दी है। हमने क्या किया है, यूनिट डायरेक्शन दी है। एक्स कंपोनेंट को आई से और वाई कंपोनेंट को जे से। अब देखें सेम उसी तरह से इनकी एडिशन भी होगी। अगर u ये है v ये है तो आपने भी पीछे पढ़ा कि इनकी एडिशन इसके इक्वल है। तो देखें ज़रा, इसको भी अगर हम i j में चेंज करेंगे तो फर्स्ट नंबर के साथ i और सेकंड नंबर के साथ j आ जाएगा। तो क्लियर, अगर कोई डायरेक्ट नंबर हमारे पास u v वेक्टर में हो लिखा हुआ तो उन दोनों की एडिशन भी हमारे पास डायरेक्टली इस फॉर्म में आ सकती है, i j की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की। अ वेक्टर u इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ मॉड ऑफ u या नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 1। बस ये आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है। एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ। ओके तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिमांड की जा रही है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। तो आर्बिट्ररी कोई एक पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले तो वो हमें कह रहे हैं कि पी क्यू में लिखें और पी क्यू को फिर एक्स आई और वाई जे में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर्स में लिखेंगे। ओ पी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। फिर इसी तरह से ओ क्यू 6i माइनस 2j। इसके बाद क्या है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं पी क्यू का पोजीशन वेक्टर, जिसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, ओ क्यू माइनस ओ पी।
तो इसके बाद अगली वैल्यू मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रही हूँ यहाँ। अच्छा जी, पी क्यू में रिज़ल्ट क्या आएगा मेरे पास, आपने सिंपल क्या करना है, ओ क्यू की वैल्यूज़ में से ओ पी की वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो क्या आएगी फर्स्ट टर्म 6 माइनस 2 आयोटा कॉमन या आई कॉमन सॉरी, उसके बाद प्लस -2, बाहर आपने हमेशा प्लस रखना है, चाहे किसी नंबर का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाहर आपने प्लस रखना है। उसके बाद -3j। इस रिज़ल्ट से पहले मैंने जो 2 लाइंस लिखी है ना, उसको पहले कॉपी पे लिखें, फिर इसको भी लिखें, ताकि पूरा डाटा आपके पास अरेंज हो जाए और फिर उसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ओके जी, ये मेरे पास आ गया 4i प्लस सॉरी, अब देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होकर आंसर क्या आ रहा है, -5। तो क्योंकि अंदर का टोटल आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो बाहर वाले प्लस को निगेटिव करके माइनस रख दे। अगर अंदर से आंसर पॉजिटिव आता है आपका, तो फिर आपने साथ में प्लस लगा लेना है। अगर अंदर से नेगेटिव आता है तो फिर आपने नेगेटिव लगाना है। 5j, तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। हमें 3 किस्मों के जो हैं वो u दिए हुए हैं। मैं आपको थर्ड वाला करवाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, u हमें गिवन है वेक्टर नोटेशन में। सबसे पहले क्या करें, आप इसको भी चेंज करें ij में, 3i - 4j। अब क्या करना है, अब इसका नॉर्म फाइंड आउट करना है। तो नॉर्म का फार्मूला लगाया, नेक्स्ट करती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस कम हो रही थी स्टूडेंट्स। ओके जी, 3 और -4 लिखा हुआ है, तो आपने सिंपल क्या करना है, 3² प्लस ब्रैकेट -4², यानी हर नंबर का आपने स्केयर ले लेना है और ऐड कर देना उसको बस। 9 + 16, ये 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ u, v एंड w आर गिवन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसमें से सेकंड वाला आपको करवाती हूँ मैं। देखें ज़रा, लिखा हुआ है 2u - 3v + 4w है। दिस इज इक्वल टू 2 × u। फर्स्ट आपने ऊपर वाली वो लाइन लिखनी है जो मैंने लिखी थी। इसके बाद 2u है, u का रिजल्ट लिखें, -3v का रिजल्ट, +4w का रिजल्ट। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई भी करवा लें और जो आई वाले नंबर्स हैं उनको पहले लिख लें और जे वाले नंबर्स को बाद में लिख लें। ये मैं यहाँ पे आगे काम कर रही हूँ ऐसा। 2i, फिर आएगा आपके पास -3i, नेक्स्ट आएगा आपके पास -4i, फिर आएंगी आपके पास जे वाली नोटेशंस। तो जे वाली नोटेशंस को आप कलेक्ट करेंगे। पहले आएगा -14j, फिर आएगा +18j, फिर आएगा आपके पास +4j। अब आपने इनको सम अप कर लेना है, पहले आई वाले फिर जे वाले। ओके जी, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ -3i रह गया।
नेक्स्ट देखें ज़रा, 18 + 4 = 22, और 22 में से 14 माइनस कर दें, कितना आ गया? 8। ये आ गया मेरे पास +8j। तो ये यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? यानी जो वेक्टर के बाहर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है और गिवन ऑपरेशन को अप्लाई कर देना है। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। सबसे पहले तो हम ए बी पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर सी डी पॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर हम इन दोनों को सम अप करेंगे। अच्छा जी, ए बी वेक्टर मेरे पास बना। आपने क्या करना है, एक्स वालों को माइनस कर दें, साथ आई लगा दें, फिर प्लस, फिर जे वालों को माइनस कर दें और साथ जे लगा दें। क्लियर? पहले बी वाले पॉइंट्स आएंगे, बाद में ए वाले पॉइंट्स आएंगे, और दोनों को आपने माइनस करना है। ये आपके पास ए बी बना 1 आई, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको आई लिखें। और सेकंड वाला आपके पास बना जे ओनली, क्योंकि 1 था तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। ये आपके पास ए बी वेक्टर है। अब सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डी -2 + 1 2 - 3, ये आ जाएगा -i, और यहाँ से -j। अब हमने क्या करना है, ए बी और सी डी के आंसर्स को ऐड करना है। तो ए बी का आंसर क्या आया था, i + j। सी डी के आंसर्स क्या आए थे, i माइनस में और माइनस में j। देखिए प्लस करने थे ना, तो जो उनके साइन एक्चुअल में थे मैंने वही लगा लिए। अगर माइनस करने होते तो जो उनके साइन थे उनको चेंज कर देती मैं, यानी नेगेटिव होते उनको पॉजिटिव कर देती है, जो पॉजिटिव होते उनको नेगेटिव। अब ये आई भी कैंसिल है और जे भी कैंसिल है, तो यहाँ से क्या आएगा, नल वेक्टर आ जाएगा आपका। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी एंड बी इज द पॉइंट दिस। बी हमें गिवन है और हमें ए बी भी गिवन है, लेकिन हमने पॉइंट ए फाइंड करना है टू द ओरिजिन, यानी हम फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है ये वाला पॉइंट ओ से ए। हमारे पास गिवन रिजल्ट क्या होता है, ए बी डायरेक्शन इज इक्वल टू होती है ओ बी माइनस ओ ए। हमें फाइंड क्या करना है, ए ओ रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो आपको मैंने क्या बताया कि नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी इसकी। और अब आपके पास सिंपल क्या होगा, ओ बी भी इस साइड पर आ जाएगा, ए बी वेक्टर में से जब आप ओ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे तो आपके पास इजीली डायरेक्शन आ जाएगी ए ओ की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, इसमें से कोई आर्बिट्रेरी कौन सा पार्ट करवाऊँ आपको। अच्छा, ये थर्ड में ना यहाँ पर नंबर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा लो।
ओके जी, आपको सेकंड वाला पार्ट करवा लेते हैं। अच्छा जी, मॉड लेना सबसे पहले तो आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखें ज़रा, लेंथ में क्या करते हैं, आई के कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर, फिर जे के कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। क्या आएगा, 4/4 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1। तो सिंपल क्या करें, आपने जब भी यूनिट वेक्टर लिखना है आपने ये सिंबल यूज़ करनी है, वी के ऊपर छोटी सी हैट, और फार्मूला आता है इसका 1/mod ऑफ वी, और ये रहा वी वेक्टर। यानी सिंपल क्या फार्मूला है यूनिट वेक्टर का, किसी भी वेक्टर को आपने यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो आपने उसी वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड करवा देना है, तो वो यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। अब जब मैं गिवन वेक्टर को 1 से डिवाइड करवाऊंगी तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो वेक्टर खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब है ये वेक्टर अपने ही यूनिट वेक्टर के इक्वल था। ओके स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आपने यहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेंथी आ रहे हैं, वो मैं आपको साइड पे नोट पैड बनाकर उस पर सॉल्व करके दे दिया करूँगी। लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि उनको लेक्चर इजीली मिल जाए और वो उन्हें परेशानी ना हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से तलाश कर रही हैं, तो बाकियों को भी इंफॉर्मेशन दें ताकि जल्दी से वो भी अपनी क्लासेस अटेंड करें और उनका लेक्चर जो है वो पीछे ना जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।